एबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या जाते हैं जिनमें जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, जैसे विंड है, सनलाइट है, सोइल है, टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वाटर है, ये सारे एबायोटिक फैक्टर कहलाते हैं। फैक्टर का मतलब यही इफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म को अलग अलग वे में। तो इनके जो अलग अलग फैक्टर हैं वो हम डिस्कस करते हैं। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो देखेंगे एक के बाद एक। जैसे टेम्परेचर से स्टार्टिंग करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रेवेलेंट एनवायरमेंटल फैक्टर, सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो फैक्टर है किसी भी जीव को, वो तापमान होता है उसके एरिया का, उसके हैबिटेट का। एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली, जो तापमान होता है धरती का वो सीजन के हिसाब से चेंज करता है। जैसे डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, यदि हम भूमध्य रेखा से धरती के जो पोलर रीजन की तरफ जाएंगे, ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होएगा, जो टेम्परेचर है वो घटता चला जाता है। सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पे है जो टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट सीधी पड़ती है। और जबकि पोलर रीजन पे तो बर्फ जमी रहती है, और वहाँ पे रीजन क्या है, क्योंकि जो सनलाइट है वहाँ पे बहुत कम पहुँचती है। एंड फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप, और जब हम देखते हैं जैसे जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं, शिमला वगैरह मनाली वगैरह यदि जाते हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है, जैसे जैसे हम हायर माउंटेन्स पे चले जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता चला जाता है। रेंजेज फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरियाज एंड हाई एल्टीट्यूड टू बिलो 50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल डेजर्ट्स इन समर। बिलो नहीं, हाइयर है ये। तो ये सब जीरो भी चला जाता है, मतलब जीरो से नीचे भी चला जाता है पोलर रीजन में, ध्रुवीय क्षेत्रों में जहाँ पे बर्फ ढकी रहती है। और हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंची जगहों पे भी टेम्परेचर जीरो से नीचे चला जाता है। जबकि जो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं, ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले जैसे मरुस्थल हैं, जैसे थार मरुस्थल है, और जो सहारा डेजर्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट है जो साउथ अफ्रीका के अंदर पाया जाता है, तो वो भी वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा जा सकता है। तो ये टेम्परेचर की अलग अलग रेंज हम देख सकते हैं। इन यूनिक हैबिटेट्स, कुछ स्पेशल जगहों पे जैसे थर्मल स्प्रिंग होती हैं और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स होती हैं, समुद्रों के नीचे जब ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। और थर्मल स्प्रिंग क्या होते हैं, जो गर्म पानी के जब झरने बोल सकते हैं, इनको चश्मे बोल सकते हैं। जैसे अपने जो गुड़गांव के अंदर है एक गर्म पानी का चश्मा, जो गर्म पानी निकलता है अर्थ से, तो वहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। और वो किस चीज़ की वजह से, गंधक की वजह से, सल्फर होता है उसके अंदर। इफेक्ट काइनेटिक्स ऑफ इंजाइम्स एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो जो टेम्परेचर है वो इंजाइम की एक्टिविटी को, काइनेटिक्स मतलब उसके काम करने के तरीके को कंट्रोल करता है, मतलब उसको इफेक्ट करता है। और इंजाइम ही हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शन जितनी वो करवाते हैं, जिसकी वजह से जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है ऑर्गेनिज्म के, मतलब वो किस तरीके से उसके शरीर के ऑर्गन काम कर रहे हैं, वो इफेक्ट होते हैं टेम्परेचर की वजह से। लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस डिटरमाइन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो जीव अलग अलग टेम्परेचर को सहन कर सकता है, उसी बेस पे उसका जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा धरती पे, वो डिटरमाइन किया जाता है। मतलब उसका टॉलरेंस लेवल ही किसी भी जीव का उसके धरती पे अलग अलग जगह पे वो रहने लायक उसको बनाता है। जैसे सो मैंगो ट्री कैन नॉट ग्रोन इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी। जैसे मैंगो है, मैंगो कभी भी टेम्परेट रीजन में नहीं पाए जाएंगे, वो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। मतलब टेम्परेचर का बड़ा फैक्टर काम करता है वहाँ पे। स्नो लियोपोर्ड है जैसे, जो बर्फ के एरिया में पाए जाते हैं तेंदुए, तो वो कभी भी केरला फॉरेस्ट में नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेट रीजन में ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, जो वाले रीजन में, ज़्यादातर पोलर रीजन में, क्योंकि टेम्परेचर का फैक्टर आ जाता है वहाँ पे। टूना फिश आर रेयरली काट बियॉन्ड ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड्स लैटिट्यूड्स इन ओशियन, जो लैटिट्यूड होती हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स मतलब यदि हम ट्रॉपिकल रीजन्स के मतलब बाहर जाएं, टेम्परेट रीजन में जाएं, तो वहाँ पे टूना फिश बहुत मुश्किल से मिलेंगी। जो टूना फिश है वो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं। तो टेम्परेचर ही इफेक्ट करता है उनको, उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन को। मतलब कोई भी जीव जहाँ पे रहता है तो उसके टॉलरेंस लेवल पे ही वो वहाँ पे रह सकता है, उससे अलग हैबिटेट में वो नहीं मिलेगा। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन बेसिस ऑफ सर्वाइवल रेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर किस टेम्परेचर में वो सर्वाइव कर सकते हैं, कितने हद तक वो अपने आप को जिंदा रख सकते हैं बदलते हुए टेम्परेचर में, उसके बेस पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूरीथर्मल, यूरीथर्मल ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, टॉलरेट सहन कर सकते हैं। थ्राइव का मतलब वहाँ पे रह सकते हैं किसमें, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे कोई जीव है, वो मान लो
20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है टेम्परेचर में, तो उसको हम यूरीथर्मल बोलते हैं। जबकि स्टीनोथर्मल ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नैरो रेंज में ही रह सकते हैं, जैसे 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रह सकते हैं। उससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप से किसके बेस पे टॉलरेंस, किस टेम्परेचर रेंज में वो सर्वाइव कर सकते हैं, उसके बेस पे हमने डिवाइड किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो एबायोटिक फैक्टर है वो है वाटर। लाइफ है ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर। जो इवोल्यूशन हमने पढ़ा था वो वाटर से ही, जो भी जीव हम धरती पे आज देख रहे हैं वो स्टार्टिंग में वाटर से ही ओरिजिनेट हुए हैं और अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। और जो जीव हैं वो, जो भी अलग अलग बायोडाइवर्सिटी हम देखते हैं, जैव विविधता, पानी के बगैर वो अनसस्टेनेबल है, मतलब वो मेंटेन नहीं रख सकते, वो खत्म हो जाएगी यदि वाटर है वो धरती से खत्म हो जाता है। अवेलेबिलिटी इन लिमिटेड इन डेजर्ट्स एंड ऑर्गेनिजम्स नीड स्पेशल एडेप्टेशन टू लिव देयर। मतलब जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पे वाटर की वाटर की जो मात्रा है वो बड़ी लिमिटेड होती है, बहुत कम पानी पाया जाता है। और वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स को स्पेशल एडेप्टेशन है, स्पेशल प्रकार के अनुकूलन विधियाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं ताकि वो वहाँ पे जीवित रह सकें। और देखेंगे एडेप्टेशन कैसे कैसे देखने को मिलती है वहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में। प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज हैवली डिपेंडेंट ऑन वाटर। मतलब पैदावार और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट कहाँ कहाँ पे पाए जाने हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा पानी के ऊपर निर्भर करते हैं। वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। पानी के अंदर रहने वाले जीवों को भी पानी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम किसकी वजह से? ड्यू टू क्वालिटी केमिकल कंपोजिशन पीएच ऑफ वाटर। मतलब जैसे हम देखते हैं वाटर दो प्रकार का होता है, फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। और उनमें फ्रेश वाटर में क्या है, जो पीएच वगैरह है उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, साल्ट वगैरह कम पाए जाते हैं। जबकि मैराइन वाटर में इनकी कंपोजिशन काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं जो, वो कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रॉब्लम। जो फ्रेश वाटर मछलियाँ होती हैं या फिर फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, यदि उनको मैराइन वाटर में लेके जाएं तो वो वहाँ पे उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रॉब्लम आती है। पहले वो अपने आप को फ्रेश वाटर के प्रति अनुकूल बना रखी हैं, और फ्रेश वाटर क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और यदि किसी भी एनिमल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में लेके जाएंगे तो क्या हो सकता है, वो वहाँ पे श्रिंक हो सकता है। और इसी तरीके से मैराइन एनिमल्स को यदि हम फ्रेश वाटर में लेके आएंगे तो वहाँ पे क्या हो सकता है, स्वेल अप हो सकता है। तो इस बेस पे जो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिल सकती हैं। साल्ट कंसंट्रेशन के बेस पे अलग अलग जो वाटर होते हैं, जैसे साल्ट कंसंट्रेशन हो सकता है लेस देन 5 हो इन इनलैंड्स वाटर। इनलैंड मतलब जो भूमिगत जल वगैरह होते हैं, धरती के जो सॉलिड जगह के आसपास जो झील वगैरह में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो साल्ट कंसंट्रेशन है वो 5 हो सकती है। 30 से 35 किस में जा सकती है, समुद्रों में। और जबकि 100 से ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती हैं ये, हाइपर सैलाइन का मतलब है बहुत ज़्यादा खारे। लेगून्स का मतलब क्या होते हैं, ऐसे एरिया जो कि समुद्र से कट के बन जाते हैं। जैसे समुद्र था, समुद्र के बीचों बीच एक रेत की दीवार उठ जाती है किसी न किसी डिपोजिशन की वजह से, नेचुरल फिनोमिना की वजह से। और कुछ एरिया है, कुछ समुद्र है वो अपने मेन समुद्र से अलग हो जाता है। और जैसे जैसे उस एरिया के अंदर इवेपोरेशन होती रहेगी, पानी तो उड़ता रहेगा और साल्ट उसको वहाँ पे छोड़ता रहेगा। और साल्ट एक टाइम के बाद इतना ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि साल्ट तो उड़ता नहीं है, इवेपोरेशन के टाइम पे वाटर उड़ता रहेगा तो साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है, और उनको हाइपरसैलाइन लैगून बोला जाता है। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसी प्रकार से हम दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं कि वो किस प्रकार की सैलिनिटीज का मतलब है खारे पानी में वो रह सकते हैं। तो यूरी हैलाइन क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, सैलिनिटी मतलब जो कि ज़्यादा मतलब एक लेवल होता है। जैसे हमने ऊपर साल्ट कंसंट्रेशन पढ़ी थी कि 30 से 40 तक की रेंज में रह सकते हैं, तो हाइयर रेंज तक वो सर्वाइव कर सकते हैं। और जबकि स्टीनो क्या होते हैं, स्टीनो नैरो रेंज के लिए वर्ड यूज किया जाता है, जिसके अंदर जो साल्ट कंसंट्रेशन हो सकता है वो जैसे 20 से 25 तक ही रह पाए। जो साल्ट कंसंट्रेशन है ज़्यादा रेंज तक वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो जैसे हमने टेम्परेचर में डिस्कस किया था, ऐसे ही जो सैलिनिटी है उसके केस पे ऑर्गेनिज्म को दो भाग में डिवाइड किया गया है। उसके बाद है लाइट। लाइट प्लांट्स प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो अपना खाना तैयार करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और मैनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स हर्ब्स श्रब्स इन फॉरेस्ट अडेप्टेड टू ए वेरी लो लाइट कंडीशन। जो हर्ब्स होते हैं, घास वगैरह होते हैं, झाड़ियाँ वगैरह होती हैं जो वनों में पाई जाती हैं, वो
कम लाइट के प्रति अडेप्टेड होते हैं, वो कम लाइट में ही अच्छे ढंग से सर्वाइव कर पाते हैं। जबकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको सनलाइट ज़्यादा चाहिए होती है फॉर फोटो पीरियडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। जो फ्लावरिंग होती है उनके अंदर रिप्रोडक्शन के लिए उनको फोटो पीरियडिक का मतलब है अलग अलग लाइट का पीरियड चाहिए होता है। जैसे फोटो पीरियड के बेस पे 11th में हमने जो डिस्कस किया था एक टॉपिक फोटो पीरियडिज्म, तो वहाँ पे तो एक चीज़ देखते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको लाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनको लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं, कुछ शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। तो जो ये लाइट है वो फ्लावरिंग प्रोसेस को भी इनिशिएट करती है। एनिमल्स यूज डायurnal एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन फोटो पीरियड। तो जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं, डायurnal का मतलब होता है दैनिक के हिसाब से, दिन रात के हिसाब से, सीजनल का मतलब है अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से जो लाइट की इंटेंसिटी में वेरिएशन पाई जाती है उसके बेस पे उनके अंदर अलग अलग टाइप की अडेप्टेशन पाई जाती हैं। और वो क्या करते हैं एज ए क्यू फॉर टाइमिंग दियर फॉर एगिंग। और इसी लाइट का अलग अलग पाए जाने के बेस पे जो एनिमल्स हैं अपने जो शिकार करने के जो टाइमिंग है उसको निर्धारित करते हैं। कुछ जीव हैं वो दिन में शिकार पे निकलते हैं, कुछ रात को निकलते हैं। रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटी का मतलब है जो प्रजनन की एक्टिविटी है सीजनल होती हैं। कई सीजनल ब्रीडर होते हैं, पार्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। और जबकि जैसे पक्षी देखे हमने, जो सर्दियों के टाइम पे जो ज़्यादा ठंडे एरिया हैं वहाँ से एक नॉर्मल ठंडे एरियाज में आ जाते हैं माइग्रेटरी बर्ड, प्रवासी पक्षी देखते हैं। जैसे गाँव में भी काफ़ी सारे जो पौंड होते हैं और जो बड़े बड़े नेशनल पार्क होते हैं, केवलाडो नेशनल पार्क, वहाँ पे काफ़ी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो हर सीजन में देखने को मिल जाते हैं। जैसे साइबेरियन क्रेन आता है वहाँ पे एक, जो कि साइबेरिया से आता है। तो यदि हमको साइबेरियन क्रेन देखना है तो उसके लिए साइबेरिया देश में जाने की जरूरत नहीं है, वो माइग्रेशन करके इधर ही आ जाता है सर्दियों में। अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट इज लिंक्ड टू द टेम्परेचर। अब जितने टाइम लाइट रहेगी उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे गर्मियों में लाइट ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है, दिन बड़े होते हैं, तो टेम्परेचर भी अच्छा खासा होता है। एनवायरनमेंट इज डार्क डीप इन ओशियन। ओशियन ओशियंस के अंदर, महासागरों के अंदर कुछ गहरे गर्त होते हैं, गड्ढे होते हैं। जैसे मैरियाना ट्रेंच है, 11 किलोमीटर गहरी है वो। और जैसे जैसे अंदर जाते रहेंगे तो एनवायरनमेंट है डार्क डीप, मतलब बहुत ही वहाँ पे अंधेरा रहता है। 500 मीटर गहराई में यदि हम चले जाते हैं तो वहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती है, और इसलिए वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। स्पेक्ट्रल का मतलब है उसके अंदर जो अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट है। अब जैसे फोटोसिंथेसिस है उसके लिए जो ब्लू और रेड लाइट जो की वेवलेंथ होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो वो जितनी मात्रा में प्रेजेंट होंगी उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होएगा। तो जो फोटोसिंथेसिस जितना ज़्यादा होएगा उतना ही फूड प्रोड्यूस होएगा, और फूड जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होएगा आसपास की लाइफ को उतना ही ज़्यादा वहाँ पे पैदावार उनकी देखने को मिलेगी। तो जो वेवलेंथ है उसके बेस पे भी जो ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ होती है, अलग अलग जो जीवन है वो बड़ा निर्धारित किया जाता है। यूवी कंपोनेंट स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मैनी ऑर्गेनिज्म। तो जो यूवी कंपोनेंट होता है, यूवी रेज होती हैं, वो जैसे हमको पता है स्किन एलर्जी क्रिएट करती हैं, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो हार्मफुल ही होती हैं, नुकसानदायक होती हैं। उसके बाद फोर्थ एबायोटिक कंपोनेंट सॉइल। नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वेरी डिपेंडिंग ऑन। जो अलग अलग जगह पे जो मिट्टी है वो भी अलग अलग पाई जाती है, और वो अलग अलग किस वजह से पाई जाती है, क्लाइमेट मतलब वहाँ पे जलवायु कैसी है। वेदरिंग प्रोसेस, वो मिट्टी बनी किस प्रोसेस से, जैसे चट्टानों से टूट टूट के मिट्टी बनती है, तो चट्टानों से मिट्टी बनने को वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं। सोइल डेवलपमेंट, टाइम टू टाइम सोइल का विकास कैसे हुआ, उसमें किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स आए हैं। वेदर सोइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री। और जैसे रेगिस्तान में होता है जो टीले होते हैं, रेत के टीले, वो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। और कुछ हैं जो इंसान हैं, फार्मर्स हैं, वो भी अपने मकसद के लिए मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन पे भी मिट्टी की क्वालिटी वो डिपेंड करती है। और सेडिमेंट्री का मतलब है मिट्टी एक ही जगह रहे, जो एक ही जगह बनी है, जब जब से वो बनी है वो वहीं पे है, तो उसके बेस पे भी जो नेचर है, प्रकृति है मिट्टी के, और उसके जो गुण हैं वो बड़े डिपेंड करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइनिंग परलोकेशन या परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। परकोलेशन का मतलब होता है पानी का रिसना। मिट्टी में से पानी का रिसने की स्पीड कैसी है, मतलब पानी डाला एकदम से रिस गया। और वाटर होल्डिंग मतलब वो पानी को कितने लंबे टाइम तक पकड़ के रख सकती है। तो इन कैपेसिटीज के बेस पे जो सोइल है उसकी कंपोजिशन
करेक्टरिस्टिक्स मतलब जो नीचे हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे उनके बेस पे ये दो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। जैसे सोइल की कंपोजिशन कैसी है, उसके अंदर बारीक रेत कितना है, कंकर पत्थर कितने हैं, और ग्रेन साइज का मतलब वही है जो दाने हैं उसके अंदर मिट्टी के दाने वो कितने साइज के हैं, और एग्रीगेशन मतलब कितने वो झुंड बना के रह रहे हैं। तो जितना ज़्यादा झुंड बना के रहेंगे वाटर उनमें से आसानी से रिस नहीं पाएगा और वाटर को लंबे टाइम तक होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और जो परकोलेशन पावर होती हैं वो सोयल कंपोजिशन और ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन पे डिपेंड करती हैं। तो एक नंबर में पूछ सकते हैं कि भाई जो ये दो प्रॉपर्टी है किनके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये जो क्वेश्चन हाईलाइट कर रखे हैं ये यहाँ से क्वेश्चन अराइज होने के बड़े चांसेस रहते हैं। दीज करेक्टरिस्टिक्स अलोंग विद पैरामीटर्स पीएच, जो अलग अलग परिमाप होते हैं, मतलब अलग अलग फैक्टर होते हैं, जैसे पीएच है, मिनरल कंपोजिशन है कि उसके अंदर जो अलग अलग टाइप के मिनरल कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, टोपोग्राफी का मतलब है ऊंचावच बोलते हैं उसको, ऊंचावच का मतलब मिट्टी है जो वो एक लेवल में है या फिर वहाँ पे ऊंचाई नीचाई देखने को मिल रही है। तो ये भी जो फैक्टर हैं वो वहाँ पे पाए जाने वाली जो वेजिटेशन है, मतलब वहाँ पे जो पेड़ पौधे उगेंगे उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में इफेक्ट करते हैं। सेडिमेंट करेक्टरिस्टिक्स इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल। सेडिमेंट्स का मतलब है जो तलहटी होती है पानी के अंदर, जो बिल्कुल लोअर सरफेस होता है, तो वहाँ पे भी मिट्टी पाई जाती है, और वहाँ की जो मिट्टी होती है सेडिमेंट करेक्टरिस्टिक्स वहाँ के जो होते हैं वो बेंथिक टाइप के, बेंथिक का मतलब जो तलहटी में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनकी लाइफ को वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, इफेक्ट करती हैं। तो ये अलग अलग जो फैक्टर हैं, चार फैक्टर जो हमने डिस्कस किए हैं वो मेनली एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं।